हेलो स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से हम मैथ की सीरीज़ को लेकर के आ गए हैं, जो कि खास करके अगर आप 8, 9, 10th 11th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत यूज़फुल हम होने वाले हैं और हमारा चैनल होने वाला है। कहीं से भी अगर आपको लगता है आपको मैथ पढ़ने में परेशानी होता होगा या समझ में नहीं आता है या बुझे भी नहीं करता है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, सिर्फ आप जा रहे हैं बुक का ऐसे पॉइंट पे पॉइंट चल रहा है सॉल्यूशन आपके कोचिंग में या जहाँ भी कि पॉइंट ई चल रहा है, पॉइंट ई बना के आना, ये पॉइंट ई बना रहे हैं। अगर ऐसा आपको लग रहा है, थोड़ा सा भी परेशानी हो रहा है कहीं भी मैथ में, तो हम एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। ये तो हर एक साल चलते ही रहेगा, हम स्टार्ट कर दिए हैं और करते रहेंगे। जो भी हाल ही में मेरे साथ हो गया एक वो कि मेरा से दोनों दो चैनल था, बहुत अच्छा ग्रो कर गया था और ठीक ठाक उस पर जा रहा था, वो डिलीट हो गया है तो लोगों के नज़र में नहीं आ पाए। और दोनों में एक में तो लगभग 650 वीडियो हम अपलोड कर चुके थे, जिसमें क्या क्या था तो 7 नहीं 8 का पूरा मैथ सॉल्यूशन था, पूरा कॉन्सेप्ट वाइज पूरा चैप्टर का। फिर 9th का पूरा मैथ सॉल्यूशन था पूरा चैप्टर वाइज। 10th का मैथ सॉल्यूशन था पूरा चैप्टर वाइज। और अभी 10th का जो एग्ज़ाम हुआ ना तो उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवा रहे थे और बहुत सारे चैप्टर का वन शॉट करवा रहे थे। तो उसी बीच कुछ हुआ कि किसी का थंबनेल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर सेम यूज़ कर दिए, तो उसी में कॉपीराइट आया और फिर डायरेक्ट चैनल उड़ गया। ठीक है, तो वो तो चला गया लेकिन कोई बात नहीं है। फिर हमारा एक सेम नाम अमित गौरव एजुकेशन से, एजी भैया से, एजी एजुकेशन से सेम नाम से हम एक और चैनल अभी स्टार्ट किए हैं फिलहाल, जिस पर ये वीडियो आप देख रहे होंगे। इसके बाद जो भी चीज़ें होगी इस पर हम एकदम फिर से जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तो हम 10th का ही हमारा पहला लेक्चर है, इसके बाद 10th के साइंस का भी रहेगा। 10th क्या क्या पढ़ाने वाले जो हम देखिए बता देते हैं। सबसे पहली बात, अभी तो इस वीडियो की बात करते हैं, उससे पहले हम कुछ आपको बता देते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। तो बहुत आराम से देखिए, ध्यान से समझिए। 8, 9, 10th अभी ये 3 क्लास को हम 3 महीना में निपटाने वाले हैं। आने वाले 3 मंथ में इस 3 क्लास को निपटाने वाले हैं। करने क्या वाले हैं, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, तीनों क्लास का सबसे पहली बात, अगर मैथ आपको थोड़ा सा भी परेशान करता हो या फिर सिर्फ पॉइंट पे पॉइंट सॉल्यूशन चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता हो, तो आप आइए, हम आपको बताते हैं कि कैसे कॉन्सेप्ट को समझना है, टॉपिक को समझना है और कैसे अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो फिर खुद से क्वेश्चन बनने लगेगा। यानी कि सबसे पहले तीनों का फुल मैथ हम करने वाले हैं। ठीक है, तीनों का फुल मैथ करने वाले हैं आने वाले 3 महीना के अंदर, 8, 9, 10। उसके बाद मैथ के साथ साथ 10th का साइंस करने वाले हैं। ठीक है, 10th का साइंस करने वाले हैं, जिसमें 3 महीने से, क्योंकि मैथ चलेगा ना तो इससे में 3 महीना से थोड़ा कुछ ज़्यादा समय लग सकता है या फिर कम भी लग सकता है, पागल हो गए हम तो, लेकिन कुछ मिला जुला करके 3 मंथ से आप लेकर के चल रहे हैं। तो 8 का पूरा मैथ सॉल्यूशन करवाने वाले हैं पूरा बेसिक से। और ये नहीं है कि आए बबुआ रे 4.5 बना रहे हैं, बबुआ रे 6.5 बना रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं करना है। हम आपको समझाएंगे कि बबुआ रे तुम जिस क्लास में हो, तुमको मैथ में ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये टॉपिक पता होना चाहिए। क्या तुमको पता है? अगर आप 8th क्लास में हैं तो 8 के अनुसार आपको ये पता होना चाहिए, क्या आपको पता है? और अगर पता है तो ये देखिए कॉन्सेप्ट ऐसे ऐसे होता है और इसमें क्वेश्चन ऐसे ऐसे घुमा के पूछता है, तो ऐसे आप बनाइए, ये कीजिए, इस तरह से हम बताएंगे। ठीक है, कुछ नहीं कि मशीन के जैसे आके सॉल्यूशन नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा आप लोग कि हम लोग इतना चीज़ों को आने वाले 3 महीना के अंदर करने वाले हैं। 2 साल में ये हम लगभग 600 वीडियो बनाए थे, पर अब आने वाले 3 महीना के अंदर हम बोल रखे हैं कि 500 वीडियो अपलोड कर देना है हमको हमारे इस चैनल पर, अमित गौरव एजुकेशन चैनल पर। आने वाले 3 मंथ के अंदर 500 वीडियो अपलोड होने वाला है और उसमें 8th का मैथ पूरा रहेगा और 9th का मैथ पूरा रहेगा, 10th का मैथ पूरा रहेगा और 10th का साइंस भी रहेगा और 8, 9 का एक्सरसाइज सॉल्यूशन भी रहेगा, टॉपिक वाइज वीडियो भी रहेगा, कॉन्सेप्ट भी रहेगा। और ये हम इसीलिए रिकॉर्डेड डालते हैं क्योंकि फ़िलहाल यहाँ पे वो सुविधाएं सिस्टम नहीं है कि लाइव पढ़ा सके। और अगर 3 महीना के अंदर ही वो सुविधा भी स्टार्ट हो जाएगा तो हम उसी चीज़ को लाइव भी करवाने लगेंगे। यानी कि आपका टाइम बहुत कीमती है और आपके एक एक मिनट को हम यहाँ पे बहुत यूज़फुल बनाने वाले हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम करते करते अभी आज हमारा ये पहला लेक्चर है इसके लिए 10th मैथ के लिए। सबसे पहली बात 10th मैथ साइंस ऐसा सब कुछ चलेगा। ठीक है ना, इस वीडियो के बाद हम बात करते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम आपको बर्बाद नहीं करेंगे। 10th मैथ, मैथ मतलब एजी भैया। ठीक है, और यहाँ पे भैया का स्पेलिंग हो सकता है कि आपको लगे गलत, तो हम बता देते हैं भैया। ठीक है, मैथ मतलब एजी भैया, मैथ मतलब एजी भैया, साइंस मतलब एजी भैया, बस अब यही दिखना चाहिए यूट्यूब पे जहाँ भी आपको देखना है।
तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए एक एक चीज़ को हम बहुत अच्छे से बताने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, 10th मैथ में ये करवाने वाला आपको समझ में आ गया। सबसे पहली बात, अगर आपको नहीं पता है तो आप कम से कम दिमाग में रखिए और दीवार पे चिपका करके रखिए। नहीं याद रहता है आपको तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा चैप्टर आपको याद रहे ना, नहीं रहता है तो दीवार पे चिपका करके लिख के रखिए कि अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो कम से कम आपको ये 15 चैप्टर का नाम तो पता ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब हम बोले समांतर श्रेणी तो करें आए, समांतर श्रेणी का होते हैं, आए बैगन का हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोए मोए तुम्हारा नहीं होना चाहिए नाम सुन करके कोई भी चैप्टर का। पहला वास्तविक संख्या रियल नंबर जिसको कहते हैं, दूसरा पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिभुज, निर्देशांक ज्योमिति, त्रिकोणमिति का परिचय, फिर त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, फिर वृत्त, फिर रचनाएं, फिर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी और प्रायिकता। इतना चैप्टर आपका है 10th में और ये गर्दा तरीका से आपको आना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है कोई कोर्स खरीदने का, कोई ज़रूरत नहीं है 10 बुक खरीदने का, कुछ तुम मत करो। बस तुम NCERT उठाओ, NCERT किताब पता है ना, NCERT किताब उठाओ, मेरे साथ रखो, एक कॉपी ले लो 10 पेज का, मेरे साथ रखो और साथ में नोट्स बनाते चलो और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते चलो। उसके बाद हम गारंटी देते हैं कि इस जो हमारे 15 चैप्टर दिख रहा है, 15 चैप्टरों का हर एक टॉपिक भी तुमको समझ में आएगा और हर एक क्वेश्चन भी बनेगा। अब इसमें एक्स्ट्रा बात ये है, ये जो हम चैप्टर का नाम इस तरह से लिखे हैं ये ओल्ड वर्जन से है, इट मीन्स ओल्ड बुक का है। ओल्ड बुक मतलब समझ रहे हैं ना, 2 चोचला हो गया है। 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई है और उसके बाद जो सिलेबस थोड़ा सा कट कर दिया है, तो कट किया है तो मतलब कि जो है वही पढ़ना है लेकिन और कम पढ़ना है। तो अच्छी बात नहीं, कम पढ़ना है तो यानी कि जो ही कहीं भी दिखा हुआ रहता है कि न्यू बुक का मैथ सॉल्यूशन, न्यू बुक ये, न्यू बुक वो, कुछ नहीं है न्यू बुक में। ये हमारा ओल्ड है और न्यू बुक में कुछ नहीं किया है, बस सिलेबस को काटते गया। जैसे बहुपद वास्तविक संख्या में क्या किया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में उड़ा दिया है ये इसमें वास्तविक संख्या में। फिर बहुपद है, दो चार वाला एक समीकरण है, द्विघात समीकरण, सब में कुछ ना कुछ क्या किया है, सिलेबस में उड़ा दिया, कम कर दिया, ठीक है। तो ये किया है न्यू बुक में, तो उसके लिए टेंशन मत लेना है। तुम ये पूरा पढ़ लो और इसके बाद तुम 10th का क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, वो भी बनेगा सब, ठीक है। तो मैथ मतलब इजी भैया, और तुम हमसे जुड़ के रखो, सब्सक्राइब करके रखो और अपने दोस्तों तक पहुंचाओ जो 10th के पढ़ने वाले हैं, 9th 11th 12th के पढ़ने वाले हैं, और बताओ उसको कि ज़्यादा कोर्स खरीदने के चक्कर में नहीं रहो। अभी दुनिया बहुत आगे पहुंच चुका है, लोगों को बस जागरूक होने की देरी है, जानकारी का अभाव है, मतलब जानकारी नहीं है कोई चीज़ों का, इसलिए वो बुड़बक बन जाते हैं और ठगे जाते हैं। तो उस चक्कर में मत रहो, आओ मेरे साथ कदम से कदम मिलाओ और हर एक चीज़ को एकदम गर्दा करके एकदम बनाने वाले हैं। देखिए आज जो हम लोग करने वाले हैं, वास्तविक संख्या को समझने वाले हैं। मैथ मतलब एजी भैया, भैया का स्पेलिंग यहाँ भी गड़बड़ा गया, ठीक है कोई बात नहीं। वास्तविक संख्या मैथ मतलब एजी भैया, और इसमें हम क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं करने वाले, बहुत आराम से कुछ नए नए वर्ड्स को देखेंगे कि अच्छा ऐसे ऐसे होता था, ऐसे ऐसे है, ऐसा ऐसा, और उसके बाद उसका कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और साथ में ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं लगेगा पढ़ नहीं रहे हैं, बस ऐसा ही एक मूवी देख रहे हैं, एक स्पीच सुन रहे हैं, ऐसा लगेगा और मज़ा आएगा। बस रिलेट करके रखिएगा, ध्यान इधर केंद्रित करके रखिएगा, इधर उधर नहीं कि ठगर के चक्कर में या कहीं और, इधर ध्यान आप कराना चाहिए। जो हम लोग मैथ मतलब इजी भैया कर रहे हैं और साइंस मतलब इजी भैया करेंगे अभी, वो भी वीडियो जाकर देख लीजिएगा। हमारे अमित गौरव एजुकेशन चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए और लोगों तक पहुँचा के रखिए। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, पहला रियल नंबर वास्तविक संख्या। रियल नंबर अंग्रेजी में कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। रियल नंबर और वास्तविक संख्या बोल रहा है तो दिमाग में एक बात आना चाहिए कि इसका मतलब काल्पनिक संख्या भी होता होगा, बिल्कुल होता है। संख्या को मूलतः हम लोग दो तरह से देख सकते हैं, एक हो गया हमारा काल्पनिक संख्या, एक हो गया वास्तविक संख्या। 10वां में काल्पनिक संख्या का कहीं पे चर्चा नहीं है, कहीं पे हम लोगों को उसको देखना भी नहीं है, बस इसमें हम लोगों को पढ़ना है तो वास्तविक संख्या पढ़ना है, जिसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। अब इसमें देखिए सबसे पहले रियल नंबर वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्या क्या कौन कौन सी बात आपको आना चाहिए, तब आप जा करके समझ पाइएगा कि ये सारे नंबर को रियल नंबर कहते हैं। यानी कि रियल नंबर एक ऊपरी चीज़ों का नाम है, उसके अंदर क्या क्या है रियल नंबर में। तो रियल नंबर में प्रकृत संख्या है, रियल नंबर में पूर्ण संख्या है, रियल नंबर में पूर्णांक है, रियल नंबर में परिमेय है, अपरिमेय है। तो ये सारे चीज़ों को हम लोग अभी देखने वाले हैं। समझ में आ रहा है बात, देखिए कैसे कैसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग वास्तविक संख्या, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रियल नंबर। ज़्यादा मैथ है तो ज़्यादा परिभाषा और विभाषा लिखने के चक्कर में ना ही रहिए, ना ही उसको रटने के चक्कर में रहिए, बस चीज़ों को समझिए और कोशिश कीजिए दिमाग में उसको रखने के लिए। समझ में आ रहा है बात।
रियल नंबर में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्राकृत संख्या। क्या पढ़ते हैं सबसे पहले रियल नंबर में? हम लोग रियल नंबर में पहला हम लोग पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या, जिसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कुछ नहीं है, पहले के लोग जब काउंट करना स्टार्ट किए तो गिनती करते हैं, तो गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है? तो गिनती कोई भी चीज़ करेंगे तो 1 से 1 2 3 4 5, इसी को बहुत तरह से परिभाषा में लिखाया जाता है कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या फिर इसी को आपको बताएगा बहुत तरह से, तो उतना दिमाग में नहीं रखना है। दिमाग में बस एक कैटेगरी बनाओ ऐसे कि जहाँ भी तुमको दिखेगा 1 2 3 4 5 ऐसे 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 अनंत तक, इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। प्राकृतिक संख्या के बाद तुरंत हम लोगों को दूसरा पढ़ना होता है पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। होल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या के बाद तुरंत हम लोगों को पूर्ण संख्या पढ़ना होता है, जिसको हम लोग होल नंबर। कुछ नहीं है होल नंबर, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हुआ ना, और 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक, इसको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। अभी हम लोग 1 से स्टार्ट किए ना, तो उसको हम लोग क्या बोले? प्राकृतिक संख्या। 0 से स्टार्ट किए ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। मतलब कि एक तरह से ग्रुप ऑफ नंबर जो है उसको ध्यान में रखना है कि अच्छा यहाँ से यहाँ तक नंबर रहेगा तो ये कैटेगरी में आएगा, यहाँ से यहाँ नंबर रहेगा तो ये कैटेगरी में आएगा। यानी कि 1 से अगर अनंत तक चल जाएंगे हम लोग प्राकृतिक कहेंगे, 0 उसमें ऐड कर देंगे। 0 जैसे इसका परिभाषा लोग ऐसे याद करवाता है कि प्राकृतिक संख्या में 0 को मिला देने पे जो संख्या बनती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। लेकिन वैसे नहीं याद रखना यार, कि आंकड़ा है, ये डाटा है, उसको ध्यान से तुम देखो बस कि 1 से रहेगा अनंत तक हम लोग उसको कहेंगे प्राकृतिक संख्या, 0 से रहेगा, 0 से अनंत तक जितना संख्या है उसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तीसरा आ जाता है हमारा पूर्णांक, जिसको हम लोग कहते हैं इंटीजर। पूर्णांक यानी कि इंटीजर कहते हैं। तो इंटीजर में क्या है? कुछ नहीं। इंटीजर में अभी हम लोग 2 तरह का संख्या पढ़े, पॉजिटिव और फिर 0, जो कि ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, नॉन पॉजिटिव नॉन निगेटिव। समझ में आ रहा है ना? 0। अब हम लोग निगेटिव नंबर देखेंगे, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3, यानी कि इधर जब निगेटिव की तरफ चलते जाएंगे -1 -2 -3 ऐसे -4 -5 -6 ऐसे चलते चलते इधर पॉजिटिव की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मतलब चलते जाएंगे। तो ये जो हम लोग चलते जा रहे हैं इधर और इधर, ये सारे संख्याओं को हम लोग पूर्णांक यानी इंटीजर कहते हैं। इसी को लोग याद करवाते हैं कि संख्या रेखा पर स्थित सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती है, ऐसे करके याद करवाते हैं परिभाषा। तो हम कहते हैं तुम याद बात नहीं करो, तुम कैटेगरी सेट करो ना, 1 से लेकर के जितना भी अनंत तक संख्या है ना, 1 2 3 4 ऐसे करके पूरी संख्या सबको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। 0 1 2 3 4 0 से लेकर के अनंत तक जितना भी संख्या है सबको हम पूर्णांक संख्या कहेंगे। और -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 और इधर भी चलते चल जाएंगे -4 -5 -6 सभी को हम लोग पूर्णांक यानी कि इंटीजर कहते हैं। इसी बीच में एक चीज़ और हम लोगों को याद रखना है और ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे कोई, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होते हैं, तो आप क्या बोलिएगा? ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, आंसर कमेंट में बताइए आप कि सभी प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या होते हैं? बिल्कुल बोलिएगा होते हैं। तुम देखो ना, जितना भी प्राकृतिक संख्या है क्या सभी पूर्ण संख्या नहीं है? 1 2 3 4 5 6 है। लेकिन इसी के अपोजिट अगर पूछते कि क्या सभी पूर्ण संख्या ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होते हैं, तब आपको बोलना है नहीं, सभी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि 0 एक ऐसा पूर्ण संख्या है जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए नहीं होता। तो मतलब कि जब हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं तो इस तरह से भी क्वेश्चन घुमा घुमा करके पूछेगा कि क्या ये सभी ये होता है, वो सभी वो होता है, ये सभी ये होता है, ऐसे कर करके। तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है और परेशान नहीं होना है, इसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है? थोड़ा सा कॉमन सेंस बस लगाना है। अब पूछेगा क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होता है? देखो यार, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक नहीं है। क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होता है? हाँ है, 0 के साथ सभी। लेकिन इसके अपोजिट पूछते कि सब के सब पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं? नहीं। समझ में आ रहा है? इस पर हम क्वेश्चन भी देंगे आपको बनाने के लिए, ठीक है? अब पूर्णांक के बाद हम लोगों को 2 तरह का नंबर पढ़ना होता है, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। पूर्णांक के बाद चौथा हम लोगों को रेशनल नंबर, जिसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं,
और रेशनल लिख लीजिएगा, RATIONAL। और पांचवा इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को बस हम लोग ऐसे याद रखेंगे, वैसे संख्याएं जिसको हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और वैसे संख्या जिसको हम लोग P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और Q इक्वल टू 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। समझ में आ रहा है? बस इतना तो ध्यान रखो, वैसे संख्या जिसे हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं और उसको हम लोग परिमेय कहेंगे, जिसको नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय। अब ऐसे सीरीज चलेगा, ऐसे सभी ये होगा, सभी ये होगा, सभी ये होगा और सभी ये, लेकिन इसी के अपोजिट पूछ दे कि क्या सभी परिमेय पूर्णांक होगा? नहीं। सभी पूर्णांक पूर्ण होगा? नहीं। सभी पूर्ण प्राकृतिक होगा? नहीं। लेकिन सभी प्राकृतिक पूर्ण होगा। देखो तुम, सभी पूर्ण पूर्णांक होगा, सभी पूर्णांक परिमेय होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हम देते हैं लिख करके, आप इसका जवाब बताइएगा। सत्य और असत्य आपको बताना है, ठीक है। पहला, सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होते हैं। आपको बताना है सत्य है कि असत्य है। मात्र 2 ही क्वेश्चन हम पूछेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं। चलिए, दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताइएगा, आपसे बनता है कि नहीं बनता है, नहीं तो हमसे जुड़िएगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं इस तरह से, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में भी बहुत सारे करने वाले हैं, उसमें भी बताने वाले हैं, तब हम इसका आंसर आपको कभी ना कभी जरूर बता देंगे। लेकिन अभी आप ट्राई कीजिए, बस आपको देखना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो, देखना है, सभी प्राकृतिक पूर्ण होगा, परिमेय होगा, देखो, सभी पूर्णांक पूर्ण होगा, देखो, बस देखना है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ से देखते देखते हम एक चीज़ तुमसे करवाना चाहते हैं, क्या करेगा, कुछ ज़्यादा खास नहीं करवा रहे हैं, डरना मत, बस एक छोटा सा चीज़ हम लोग करवाना। बोलेंगे इसका HCF निकालो, तो निकाल लेगा 17 और 6 का HCF, ऐसे करते हैं। HCF निकालिए, इसका क्या निकल जाएगा बताइए। HCF निकालने का बहुत सारा विधि होता है, ये क्वेश्चन को, ठीक है। अभी इसको रहने देते हैं, अभी आगे बताएंगे। ये समझिएगा तब पीछे भी बनाएंगे हम। देखिए, तो जो पीछे क्वेश्चन दिए हैं उसी को समझने के लिए और उसी को बनाने कैसे क्या होता है, हम लोग जो अभी बचपन से HCF पढ़ते आ रहे हैं, वही चीज़ हम लोगों को यहाँ पढ़ना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में तो कैसे क्या होता है जो हम आपको समझाएंगे। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, तो 2 धनात्मक पूर्णांक A और B, कोई भी 2 धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ रहेगा और उसे अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है, यदि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा है R और B से छोटा है R। हो सकता है नहीं समझ में आएगा, अभी फिलहाल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये बहुत काम का चीज़ है, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R क्या रहेगा, R का वैल्यू क्या रहेगा, तो R का वैल्यू जो है हमेशा 0 से बड़ा या बराबर रहेगा और B से छोटा रहेगा, हमेशा R का मान 0 से बड़ा या बराबर रहेगा और B से छोटा रहेगा, ठीक है। अब देखिए समझिएगा बातों को, ये क्या हो रहा है, क्या लिख दी, A बराबर BQ प्लस R 0 से बड़ा, कुछ नहीं है। पहले के समय में, बहुत पहले के समय में, जब इतना विकसित नहीं हुआ था दुनिया, ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम चलता था। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ना केवल बड़ी संख्याओं का HCF परिकलन करने में उपयोगी होती थी, क्या निकालते थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, जो हम भी बाहर में लिखे हैं, A बराबर BQ प्लस R, उससे क्या करते थे, HCF बड़ी संख्याओं का निकालते थे। और भी क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एल्गोरिथम में से एक है जिनका कंप्यूटर में एक प्रोग्राम के रूप में पहले प्रयोग किया जाता था। यानी कि कभी कभी बकवास लगेगा तुमको ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और न्यू बुक में इसको गायब भी कर दिया है, बकवास भी लगेगा, गायब भी कर दिया है, सही किया ना।
लेकिन इसका यूज पहले था, क्यों था? क्योंकि इसको कंप्यूटर प्रोग्राम के रूप में सबसे पहले यूज किया गया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को, और बड़े बड़े संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए यूज किया जाता था। पूरा मास्टर तुमको भुका भुका के मार देगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ो, पागल हो जाएगा तुम। लेकिन तुमको एक चीज़ नहीं बताएगा कि बहुत आसान है बबुआ, मतलब खास करके देखो, हर एक चीज़ को बहुत आसान है बोलने से तुमको ऐसा लगेगा कि फेंक रहा है ना, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब कोई चीज़ आप कर रहे हैं और वो चीज़ कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि अरे ये आ गया, तो वही कॉन्फिडेंस आना चाहिए तुम्हारे अंदर, और वो ऐसे नहीं आ जाएगा बिना सिर्फ बोलने से नहीं आ जाएगा। आप जब कर लीजिएगा तो आपको भी लगेगा बहुत आसान। जैसे बचपन में हम लोग ऐड जोड़ सीखते थे, जोड़, तो जोड़ जब तक नहीं आता था, जब तक लगता था बाप रे, जब बोलता था कि बड़ी आसान है, ऊपर पे गुस्सा आता था कि अरे यार आसान है, बाबा बन रहा है, झूठ बोल रहा है। लेकिन जब हमको आ गया, मतलब कि आपको आ गया होगा, तब लगने लगा होगा हाँ यार सच में आसान। तो वैसा ही ये सब भी है, बहुत आसान है, बस एक बार थोड़ा सा ध्यान से पेशेंस से रखो। तो यानी कि जो हम लोग इतना बड़ा लोचा कर रहे हैं ना, ये कुछ नहीं है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसमें कुछ दो संख्या दिया हुआ रहेगा एचसीएफ निकालने के लिए, जिसमें ए बड़का जो संख्या रहेगा ना वो ए होगा और छोटका संख्या बी होगा। जैसे कि अभी हम पीछे संख्या दिए थे, अब आ जाइए इसमें 6 और 17, तो इस 17 जो है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें ए जो है ए क्या होगा, ए होगा 17, बी क्या होगा 6। समझ में आ रहा है? यानी कि यहाँ रखेंगे 17 बराबर 6। अब कितना बार में लगाएंगे यार, लगा तो 6 दूनी के 12, 6 तिया क्या 2 बार में, यहाँ क्यू का मान 2 हो गया, और जब 2 बार में लगाएंगे तो कितना बचेगा 5, तो ये आर का मान 5 हुआ। रिलेट करो, पागल मत बनो, बहुत आसान है, कुछ नहीं ये किए। अब यहाँ पे बस एक रूल है जो हम लोग महत्तम, ऑलरेडी रूल क्या है पढ़ते आ रहे हैं, कि जब हम लोग इसको बनाएं 5 हुआ, इसको अच्छा से लिखना पड़ेगा ना, अच्छा से लिखते ताकि आपको दिखे। देखिए 6 17 दूनी के 12 5, तो इतना जो किए, इसमें ए हुआ 17, बी हुआ 6। अब यहाँ से हम लोग जब महत्तम निकालते थे तो क्या करते थे, इस 6 को यहाँ पे लिखते थे ना, हाँ, यानी कि जो हमारा बी होता था, वो बन जाता था ए, बी क्या बन जाता था ए, ये जो बी है 6 है वो क्या बन गया ए, और जो हमारा आर होता था, ये आर, वो बन जाता था बी। समझ में आ रहा है कि जब हम लोग इसको ना देखें और डायरेक्ट इसमें करें तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कुछ नहीं करना है, इस बी को ए बनाना है, और यहाँ पे लिखेंगे चूंकि r इज नॉट इक्वल टू 0, जब तक r 0 ना आ जाए, यानी कि ये वाला 0 ना आ जाए, तब तक ये प्रक्रिया चलते रहेगा। चूंकि r इज इक्वल टू नॉट 0, इसलिए b जो है a बन जाएगा, और r जो है 15 है यार, 5 ना है, 15 कैसे लिख दिया, पगला है, और मोए हो जाता है कभी। तो ये जो r है वो क्या बन जाएगा b, और फिर से हम लोग क्या करते थे, लगाते थे कि 5 एकम 5, 1 बचा, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया बी, ये हमारा हो गया क्यू, आर क्या बचा, 1 बचा ना, बिल्कुल। चूंकि फिर भी आर 0 नहीं आया, आर तो 1 ना आ गया, 0 नहीं आया, यहाँ लिखेंगे आर इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, बी को ए बनाएंगे, आर को बी बनाएंगे, यानी कि जो हमारा बी है वो बनेगा ए, और जो हमारा आर है वो बनेगा बी, और 1 में कितना गुना करेंगे 5, तो 1 में फिर यहाँ आ जाएगा, ये तो पते होगा तुम लोग यार बचपन से ना, बी ए बनाएगा आर बी बनाएगा, 5 बार में लगाएंगे। ये हम बड़ा संख्या भी इसीलिए नहीं लिए कि बड़ा संख्या एक बार लेने पर लोग पागल हो जाता है, लोग समझ नहीं आता, अरे बाप रे बाप क्या हो गया, इसलिए हम छोटा संख्या लेकर के शुरुआत किए, ताकि आपको ये तो दिख ही रहा होगा डायरेक्ट कि 17 और 6 का एचसीएफ 1 होगा, तो इससे क्या होगा, आसानी से आप रिलेट कर पाइएगा, और आसानी से मतलब कि एक मतलब दिमाग में जब इमेज बन जाएगा ना कि अरे ऐसे ऐसे है, तो फिर छोटा रहे बड़ा रहे संख्या, कैलकुलेशन थोड़ा सा ऐसे वैसे करना पड़ेगा, बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग 1 बचे 5 किए तो फिर 0 बचा, कट के 0 बचा। देखो ये था हमारा B, ये था हमारा A, ये था हमारा Q, ये था हमारा R बराबर 0 हो गया, इसलिए हमारा HCF B होगा, ये जो बचा HCF कितना हो जाएगा 1, जो B रहता था वही हमारा HCF होता था। क्या ये समझ आया आपको, समझ आ गया होगा? एक बार और हम कोशिश करेंगे, इसको बता दे या बना लीजिएगा, कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे करना है।
हम भारी वाला हल भारी वाला बता देंगे, टाइम क्या बर्बाद करें, बिल्कुल ऐसे ऐसे करना है। आर बराबर 0 जब तक ना आ जाए तब तक ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर करते जाना है। इसमें बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसी बात में होता है, जो कि हम समझाते हैं अच्छा से, ए क्या होगा, बी क्या होगा, क्यू क्या होगा, आर क्या होगा। तो इसको एकदम ध्यान से समझो, लिख लो कहीं पे कि ए क्या होगा। तो ए जो दो संख्या जिसका HCF निकालना रहेगा, उसमें जो सबसे बड़ा वाला संख्या है वो ए रहेगा, और जो छोटा सा वाला संख्या है वो बी रहेगा। और बी में हम जो गुना करके ए के बराबर लाने का कोशिश करेंगे, जो हम गुना करेंगे वो क्यू रहेगा, और जो शेषफल बचेगा वो आर रहेगा। ऐसे करते हैं ये, और ये आप जरूर बनाइएगा। नहीं बनेगा तो बताइएगा, तो इसको हम लोग NCERT सॉल्यूशन में भी ऐड कर देंगे। यानी कि यहाँ से समझ में आ गया होगा बात कि जो इतना बड़ा बना हुआ है कि कुल विभाजन प्रमेय का क्या, प्रमेय का क्या है, कुछ नहीं है, एक प्रोसेस है जो हम लोग बचपन से HCF निकालते आ रहे हैं। उस HCF निकालने का एक प्रोसेस है, और उसी को बेहतर अगर और करते हैं, सुंदर से लिखते हैं एग्जाम में, आपका पूरा नंबर मिलेगा। और हर एक बार क्वेश्चन भी रहता है उससे, ए बराबर बी क्यू के साथ। उसके बाद थोड़ा सा ये भी कभी कभी पूछता है एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में, और ये इंपॉर्टेंट है। कैसे, ये समझ में नहीं आता ये क्या है। तो कुछ नहीं है, जो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिखा हुआ है बी क्यू प्लस आर, उसमें ए है, बी है, क्यू है, आर है। तो इसमें ये औकात बताया है सबका कि तुम्हारा क्या औकात है। आर का औकात बताया है कि आर जो है हमेशा या तो 0 के बराबर हो सकता है या 0 के बड़ा, कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा आर, जो ये बता रहा है। और आर का औकात है कि बी से हमेशा छोटा होगा, बी का औकात है आर से हमेशा बड़ा होगा, बी का औकात है कि आर से हमेशा बड़ा होगा, और आर का है कि बी से हमेशा छोटा होगा, और 0 से बड़ा या बराबर होगा। ये क्या है, सभी का औकात तो बता रहा है कि तुम्हारा क्या है। जैसे तुम्हारा क्या औकात है, अगर अभी घर से पैसा मिलना बंद हो जाए और खाना मिलना बंद हो जाए, घर से निकाल दे, तो क्या तुम रह पाइएगा? मतलब ऐसे पूछे यार, ईगो पे मत ले लेना। तो तुम्हारा क्या औकात है, पढ़ाते पढ़ाते पर्सनल बात पूछ दिए ना। चलिए बताइए, इसका आर का औकात है कि ये 0 से बड़ा या बराबर होगा और बी से छोटा होगा। और तुम्हारा क्या औकात है, अगर तुमको आज घर से निकाल दे, खाना देना बंद कर दे, तो तुम्हारा क्या औकात है बताओ। ग्रुप बना करके, मंडली बना करके, गुंडा बना करके कुछ होता है नहीं। इसके अनुसार पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई से बाहर नहीं जा रहे, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ईगो पे मत लेना। लेकिन बताओ कि आर का औकात है 0 से बड़ा या बराबर होगा, बी से छोटा होगा, और तुम्हारा क्या है। नेक्स्ट, अगर ये समझ में आ गया होगा, और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम लिख करके लाए थे, NCERT से लाए थे, वो समझ में आ गया होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बड़ी संख्याओं के HCF निकालने में, और पहले जो है ये कंप्यूटर एल्गोरिथम प्रोग्राम के रूप में यूज किया जाता था। ठीक है, इसके बाद है 2 वर्ड। कौन सा वर्ड, कि 2 वर्ड में हम लोग समझेंगे दोनों वर्ड के बारे में। पहला वर्ड जो है एल्गोरिथम, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। दूसरा वर्ड जो है प्रमेयिका, प्रमेयिका, प्रमेयिका। दोनों वर्ड के बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, एल्गोरिथम और प्रमेयिका, दोनों वर्डों के बारे में हम लोग समझेंगे। सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। एल्गोरिथम क्या होती है, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। क्या है एल्गोरिथम, कुछ नहीं है, सुपरिभाषित चरणों का एक श्रृंखला है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया है, या एक प्रोसेस, प्रक्रिया या विधि है। शब्द एल्गोरिथम जो है वो 9वीं शताब्दी के एक फारसी, पूरा इंपॉर्टेंट है, इसमें एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। एल्गोरिथम शब्द कहाँ से लिया गया, तो 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ जिसका नाम था अल ख्वारिज़मी। क्या नाम था, अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया था। वास्तव में शब्द अलजेब्रा भी इन्हीं के लिखित पुस्तक हिसाब अल जबर व अल मुकाबला से लिया गया है। ये सब हमारा भी इतिहास है गणित के बारे में। ये हमारी बात हो गई एल्गोरिथम की, और ये भी पता चल गया कि अलजेब्रा भी इन्हीं का है, अल ख्वारिज़्म का देन है अलजेब्रा वर्ड, और इन्हीं का एक बुक है हिसाब अल जबर, और हिसाब अल जबर इसी से अलजेब्रा दिया, और अल मुकाबला। नेक्स्ट है प्रमेयिका वर्ड। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। प्रमेयिका, कहीं भी प्रमेयिका है, प्रमेयिका दिया गया है, तो प्रमेयिका मतलब क्या दिया गया है, मतलब एक कथन है जो सिद्ध किया गया है। ठीक है ना, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं, वही प्रमेयिका होता है। यानी कि अभी से हमेशा ये बात आप याद रखिएगा कि प्रमेयिका क्या होगा, तो मतलब सिद्ध किया हुआ कथन रहेगा।
और उसी से किसी और को सिद्ध करेंगे, उसी को हम लोग प्रमेय का कहेंगे। और एल्गोरिथम क्या करेंगे, किसको कहेंगे, तो एक बहुत अच्छा से प्रभावित, एकदम सही एकदम सही परिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होगी जो विशेष प्रकार की समस्या को हल करने में, उस प्रक्रिया या विधि जो रहेगा, विशेष प्रकार की समस्या को हल करने का जो प्रक्रिया और विधि रहेगा, उसको हम लोग एल्गोरिथम कहेंगे। ऐसे करके याद रखना, ध्यान रखना है, छोटा सा पॉइंट जो है लिख लेना। ये थे हमारे मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्म, जो कि फोटो दिख रहा होगा, सुनर है, टेंशन ना, तो पढ़ाए वाला व्यक्ति ऐसे सुनर रहते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा पिकअप लिए हैं और एक क्वेश्चन लेकर के आए कि बताओ इतना 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 का HCF, लेकिन HCF खाली नहीं निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है। समझ आ रहा है ना? ऐसे नहीं है कि हम बोल रहे हैं HCF निकालो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालो। इसको समझ में आया कैसे निकलेगा? देखो बताते हैं। सबसे पहली बात, इसमें A कौन होगा, B कौन होगा, इसका डिस्कशन हम लोग कैसे बोले थे कि A इज ऑलवेज ग्रेटर देन B। यहाँ पे इस सिचुएशन में A बराबर BQ प्लस R, तो यहाँ में A कौन हो जाएगा जी, तो A हो जाएगा 12,576 और B हो जाएगा 4,052। होगा ना? बिल्कुल होगा। अब हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का जो है A बराबर BQ प्लस R है, जहाँ R क्या है, 0 से बड़ा या बराबर है, जहाँ R क्या है, 0 से बड़ा या बराबर है और ऑलवेज B से छोटा है ना? बिल्कुल याद रखेंगे इस बात को। यहाँ पे हो जाएगा 12,576 बराबर। इसी को बहुत तरीका से बनाया जाता है, कोई कैसे बताया, कोई साथ में छोटा छोटा भागा करते जाता है नीचे, ये लिख लिया, ठीक है, उसके बाद साथ में भागा भी करते जाएगा 4,052, तो वो जैसे भी आपका मन हो। हम यहाँ पे क्या करते हैं, साइड में लेके चलते हैं 4,052 को 12,576, ठीक है, साइड में लेके चलते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोगों को B पता चल गया, अब Q लाना है, यानी कि इसमें गुना कितना किया जाए भाई, तो 3 गुना करेंगे हम। कितना गुना करेंगे, 3 गुना करेंगे ब्रदर। तो 3 गुना करेंगे तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 3 बचे के 15 के 5, बचा कितना 1। 3 को 0 गुना करके तो वो 0 हो जाएगा, 1 जो बचा हुआ था लिख देंगे, फिर 3 चक 12 हो जाएगा। घटाएंगे, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 420 आएगा। अब इस 420 को यहाँ पे लिखेंगे 4,052, ठीक है। यानी कि यहाँ से आपको समझ में आया कि जो हमारा Q है वो कितना होगा, 3 होगा, प्लस R जो है हमारा कितना होगा, 420 होगा। R इज नॉट इक्वल टू 0, R 0 नहीं है, इसलिए हम लोग अब क्या करेंगे, B को A बनाएंगे और R को B बनाएंगे। 452 बराबर 420 गुने, अब कितना बार में लगाएं, इधर ना चल जाए इसलिए हम इसको इधर लेकर के आते हैं, ठीक है। 420 52, देखो अब लगाएंगे 420 कितना बार में लगाएंगे, 10 बार में लगाएंगे तो 4200 आ जाएगा, जो कि 4,000 यानी 4000 से ज़्यादा आ जाएगा। 9 बार में लगाएंगे, 9 से 0 गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 0। 9 दूनी के 18 के 8, बचा कितना 1, 9 दूनी के 18 के 8, बचा कितना 1, 9 चक 36 और 1 37, 3780 आएगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ से 2 में से 0 गया, कितना बचेगा 2, यानी कि यहाँ समझ में आया तुमको, Q का मान क्या है 9 प्लस R, यानी कि जो घटा के आएगा। 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा 8 7 15, ये ना होगा जी 8। यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 7 गया तो 2 बचेगा, कुछ नहीं बचा, यानी कि R का मान आ गया 272, 272 आ गया। यहाँ भी R इज नॉट इक्वल टू 0, R का वैल्यू 0 नहीं होगा। B जो है A बन जाएगा, यानी कि 420, R जो है B बन जाएगा, यानी कि 272। अब 272 को हम लोग कितना बार में लगाएंगे कि 420 आ जाए, तो ये तो हम लोग एक दफ़ा में लगाएंगे, 2 बार में लगाएंगे तो ज़्यादा ही आ जाएगा। 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, 11 में से 4 जाएगा, 11 में से 7 जाएगा 4 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, 148 आया, कितना आया 148, 148, 148 है। यानी कि
अब हम लोगों को पता चला कि यहाँ जब हम लोग Q को कितना रखे, 1 रखे, तो बचा कितना, 148 बचा। ठीक है, फिर भी हम लोगों का R 0 नहीं आया, R इज नॉट इक्वल टू 0। इसको हम लोग मिटाएंगे तभी लगता है जगह बनेगा। ठीक है, यहाँ पे करते हैं, यानी कि फिर से हम लोगों को करना पड़ेगा, इस B को A बनाना पड़ेगा। 272 बराबर 148। 148 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 296 ज़्यादा आ जाएगा, एक ही बार में करना पड़ेगा। इसको अब कहाँ करें, यहाँ करते हैं। ठीक है, 148 272, 148 को एक ही बार में लगाएंगे हम लोग। 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, और 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा, 124 बचेगा। यानी कि यहाँ पे हमारा R का मान 124 है। R इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए फिर से हम लोग इस B को A बनाएंगे और इसको हम लोग B बनाएंगे, 124 को। और 124 में क्या गुना करें तब बताइएगा। 124 में 2 गुना करें, 124 दूनी 148, 124 में 2 गुना करें, 124 में 2 गुना करें, 124 में 2 गुना करेंगे। अब 124 में जब 2 गुना करेंगे तो हमारा 148 आ जाएगा। मुझे विश्वास है, विश्वास कहाँ से रहेगा, हमको देखने ने किया तुम। 148 2 गुना किए आ गया, 2 गुना किए तो आ गया ना। यानी कि यहाँ जब हम लोग 2 गुना किए तो जो आना चाहिए था वो आ गया, काम हो गया। बस यही तो करना था, यही तो करना था। अब यहाँ पे R बराबर 0 आ गया, और R बराबर 0 आ गया तो HCF कौन होगा, जो B होगा। यानी कि HCF बराबर क्या हो गया, 124 आंसर। समझ लिए, धीरे धीरे बताएं, फील आया होगा। आराम से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना, बहुत आराम से पढ़ेंगे। इतना आराम से पढ़ेंगे, इतना आराम से पढ़ेंगे कि कितना आराम से पढ़ेंगे क्या होता है। नेक्स्ट है, बता दिए इस चीज़ को। नेक्स्ट हम लोग एक चीज़ को समझेंगे कि जब थोड़ा सा एक रूल रेगुलेशन को समझेंगे, ध्यान से समझना। क्वेश्चन रहेगा कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 2q + 1 के रूप का होता है। जहाँ q क्या है तो कोई धनात्मक पूर्णांक। एनसीईआरटी में बहुत अच्छा से इस चीज़ को समझाया गया है, इसलिए हम नहीं चाहें कि इससे बढ़कर कुछ किया जाए या इससे कम कुछ किया जाए। कि जब आपको यह चीज़ समझाना है कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, पता है इससे पहले एक चीज़ हमको लगता है आपको बता देना चाहिए। अगर हमको लगता है इसे तो पता होगा सब स्टूडेंट को, लेकिन एक झलक दिखला देते हैं कि संख्या को हम लोग 4 तरह से जानते हैं। ऐसे भी सम संख्या, विषम संख्या, एक बार रिवीजन करवा देते हैं। विषम संख्या और भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। भाज्य को कंपोजिट नंबर, अभाज्य को प्राइम नंबर, विषम को ओड नंबर, सम को इवन नंबर कहते हैं। अब यह चारों क्या आपको पता है? सम किसको हम लोग कहेंगे, जो 2 से पूरी कट जाता है एकदम, 2 से उसके बाद एक भी शेषफल नहीं बचता जब भागा देते हैं 2 से। या फिर बड़ा संख्या रहेगा तो हम लोग ऐसे याद रखेंगे जिसका इकाई अंक 2, 4, 6, 8, 0 हो, उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। 2 तरह से याद रखेंगे सम संख्या को, जिसको भागा करने पर उसका कुछ शेषफल नहीं बचेगा, पूरी कट जाएगा 2 से भागा करने पर, 2 से भागा करने पर। या फिर दूसरा तरीका कि जिसका इकाई अंक जो है 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। विषम जो 2 से पूरी ना कटे, जिसका इकाई अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो। नेक्स्ट भाज्य और अभाज्य, जिसका हम लोग अगर गुणनखंडन कर उसको तोड़ते हैं ना तो बहुत सारा संख्या में टूट जाएगा, लेकिन इसको अगर तोड़ेंगे तो ये खुदे में और एक में टूटे, उसके अलावा केकरो नहीं टूटेगा। कहे का मतलब जैसे 7 है तो 7 को जब हम लोग इसका भाज्य गुणनखंडन करेंगे तो इसको हम लोग तोड़ेंगे, मानो मार के एकदम कुट्टी करके तोड़ना है, तो इसको हम लोग कितना मारे कूटे कुछ किए, बोला कि मानवे न करेंगे। या तो 1 से लगेगा या तो 7 से, इसके अलावा किसी से। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग 4 को देखेंगे या फिर यहीं पे हम लोग 6 को देखेंगे तो 1 6 भी होगा, 6 1 तो होवे करेगा, और एक और हो जाएगा 3 2।
समझ रहे हैं? समझो इसको, बस रिलेट करो, फील करो इसको। जरूरी नहीं है थोड़ा परिभाषा लिखना या दिमाग खराब करना, बस फील करो कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है। जिस दिन तुम ऐसे देखो, एक चीज़ देखो, तुम खुद में गौर करो कि पढ़ाई के लिए कभी तुम सोचने के लिए बैठा है कि अरे आज ई पढ़े थे, अच्छा इसमें ऐसे होता है। उसके अलावा तुम बहुत कुछ के लिए सोचता होगा कि क्लास में वो हंसा, वो रोया, वो हमको कलम दिया, वो पेन दिया, बहुत कुछ सोचता होगा, ऐसे हुआ वैसे हुआ, हर एक चीज़ तुम सोचता होगा। लेकिन कभी भी तुम पढ़ाई के बारे में सोचा है? सोचना सीखो। जिस दिन तुम पढ़ाई के बारे में सोचना सीख जाएगा, टॉपिक्स के बारे में थोड़ा मोड़ा कि अच्छा ऐसे ऐसे है, बहुत मज़ा आएगा। तुम साथ में स्टूडेंट मतलब खेल रहा है बैट बॉल, तुम इधर इधर घूम रहा है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वास्तविक संख्या, यूक्लिड विभाजन, एल्गोरिथम, सम संख्या, मतलब जो भी हम पढ़े हैं, तो कितना मज़ा आएगा फिर पढ़ने में। और जिसको पढ़ने में नहीं मन लगता है ना, वो एक बार ये चीज़ अप्लाई करके देखना, पक्का मन लगेगा कि तुम सोचो। सोचना छोड़ दिया है तुम पढ़ाई के प्रति कि अच्छा ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। सोचो, मजा आएगा। यानी कि यहाँ से हम लोग भाज्य संख्या को ध्यान में रखेंगे कि ऐसे इसको हम लोग ऐसे याद करवाते हैं। अगर परिभाषा वैसा लिखने की बात है, जो एक से कटे और स्वयं से कटे, उसके अलावा किसी से ना कटे, उसको हम लोग भाज्य संख्या प्राइम नंबर कहते हैं। और जो एक और स्वयं के अलावा भी बहुत से कटे, उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 7 जो एक से कटेगा और 7 से स्वयं से कटेगा, उसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। जैसे 3, 2, 3, 5, 7 और 11, ये सब क्या है? एक स्वयं से कटेगा और एक से कटेगा। लेकिन यहाँ पे भाज्य संख्या में 2, 4, 2 तो हो गया ना भाज्य में, 4, 6, 8। और एक बात इसमें याद रखिएगा, एक के बारे में सोचता होगा क्या है भाज्य के भाज्य, तो एक ना तो भाज्य ना तो अभाज्य। जब हम लोग परिभाषा पढ़ते हैं भाज्य भाज्य की, तो वहाँ पे हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि एक से बड़ी वैसी संख्याएं, एक से बड़ी वैसी संख्याएं, भाज्य भाज्य में, भाज्य और अभाज्य में एक से बड़ी वैसी संख्याएं जो एक से कटे और स्वयं से कटे, उसको भाज्य संख्या कहते हैं। और जो एक और स्वयं के अलावा भी संख्या से कटे, उसको भाज्य संख्या कहते हैं। तो एक से कोई लेना देना नहीं है, 2 जो है वो भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे जो था ये कि धनात्मक पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है। हमको बताना है कि धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां पर q क्या है? कोई पूर्णांक है। हम तो कहेंगे कि एक मजाक करते हैं तुम्हारे साथ। कौन सा मजाक? 1, 2, 3, 4 पढ़ा था, तो यहाँ पे 2 × q की जगह पे कुछ भी रखो तो, लेकिन कुछ भी तुम नहीं रख देना, क्या रखना है जो बताते हैं। कुछ भी एक इंटीजर रख दो। इंटीजर बताया ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उधर फिर चल जाओ -1 -2 धना, लेकिन क्या है? पॉजिटिव इंटीजर रखना, सॉरी पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर रखना। हाँ समझ रहे हैं ना? उसके अलावा तुम ऐसा ना कि 0 रख देना। 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, पता है ना? 0 के बारे में कभी कोई पूछे तो बताओ कि ना वो पॉजिटिव है ना वो निगेटिव है। तो जब यहाँ पे हम रखेंगे, मान लो यहाँ पे हम रखेंगे विषम संख्या, तो भी आ गया सम। मान लो यहाँ पे रख दें सम संख्या, तो भी आ गया सम। यानी कि कुछ भी तुम रखो ना, एक सम रखो या विषम रखो, आएगा क्या? सम में आएगा। और क्या आएगा? धनात्मक संख्या। और पॉजिटिव के बारे में यहाँ बात हो रहा है, नेगेटिव के बारे में नहीं हो रहा है। ऐसे हम दोनों का सोचे थे बताने, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव का बताएंगे कि धनात्मक संपूर्णांक का रूप का हो 2q। 2q अगर q एक पूर्णांक है तो 2q हमेशा जो है, q अगर एक धनात्मक पूर्णांक है तो 2q हमेशा जो है सम होगा, और 2q + 1 जो हमेशा विषम है। अब 2q + 1 का एक्सपेरिमेंट करो, कुछ भी रखो यहाँ पे। 2 × 1 + 1, 2 एकम 2 + 1 3, देखो तो विषम आया, हमेशा विषम में आएगा, कुछ भी रखो। जैसे कि 2 × 3 + 1, 3 दूनी के 6 1 7 विषम आया। 2 × 4 + 1, 4 दूनी के 8 1 9 विषम आया। 2 × 5 + 1, 5 दूनी के 10 + सम रखो चाहे विषम रखो, सम रखो चाहे विषम रखो, इस सिचुएशन में हमेशा सम आता है और इस सिचुएशन में हमेशा विषम आता है। ये बात समझ में आया? हाँ ठीक है। वही यहाँ पे हम लोग किए हैं कि मान लीजिए कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b 2 है, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग इसको प्रूव कर रहे हैं। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसी पूर्णांक q क्या है? 0 से बड़ा या बराबर के लिए a बराबर हो जाएगा 2q + r, जहाँ r जो है 0 है या फिर r 1 है, क्योंकि r जो है क्या हो रहा है यहाँ पे बताया है कि 0 से बड़ा या बराबर, और q कितना है? 2, यानी कि 2 और 0 के बीच में होगा, इसलिए यहाँ पे या तो 0 होगा या तो 1 होगा। जहाँ पे हम लोग बताए हैं कि
आर का वैल्यू या तो 2 से छोटा होगा या तो 0 के बराबर या बड़ा होगा, इसलिए a बराबर 2q या a बराबर 2q प्लस 1 है। यदि a बराबर 2q है तो यह एक सम पूर्णांक है, साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक है, तो सम हो सकता है या विषम, इसलिए क्योंकि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का हो। अगर ये समझ में आ गए अच्छी बात है, नहीं आई है तो तुम बस इतना बताओ जो अभी ऊपर बताए थे समझ में आया, जो बताए थे समझ में आया ना। 2q में रखो 2 कुछ आएगा सम, कुछ भी रखो आएगा सम, कुछ भी रखो इसमें आएगा विषम। ये अगर समझ में आ गया तो काम हो गया, फिर आगे हम आपको ये भी समझा देंगे और अच्छा से, ठीक है। ये समझ में आ गया तुमको पहले, ये सिर्फ कि इसमें कुछ भी रखो सम आएगा, इसमें कुछ भी रखो विषम आएगा। अब यहीं से एक चीज ध्यान देना कि जब हम लोग इस तरह से करेंगे 2q प्लस 2 तो क्या ये सम आएगा कि विषम आएगा, तो ये जो है सम आएगा। और जब हम लोग 2q प्लस 3 करेंगे तो सम आएगा कि विषम आएगा, विषम आएगा। समझ रहा है ना, ऐसी बहुत सारा आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमारे पास कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां। मिठाई का दुकान, मुंह में पानी आ गया होगा सुनते एकदम। बर्फी है फेवरेट मिठाई आपका, वह इनकी ऐसी, कमेंट में बताओ तुम्हारा फेवरेट मिठाई क्या है, कमेंट में जल्दी बताओ तो तुम्हारा फेवरेट मिठाई क्या है। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है लेडीज कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां भी बर्फियों के परत में न्यूनतम स्थान रहे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितने बर्फियां रखी जा सकती है। कुछ नहीं करना है, एचसीएफ निकालना है, तभी ना पता चलेगा कि जो ढेरी में बोल रहा है कितना रखे ताकि समान हो। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस तुम समझ पा रहे हो कि नहीं जो बताओ। कि खाली मिठाई देख के दिमाग में मिठाई घूमने लगा, एकदम ख्याल चल गया बर्फी फटाक से, रसगुल्ला फेवरेट है, की फेवरेट है, कमेंट में बताओ यार, तो ख्याल नहीं ना चल गया। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू है और 130 बादाम है, और करना क्या चाहता है, वो इनकी ऐसी ढेरी बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ढेरियों में बर्फी की परात में न्यूनतम सामग्री। इस काम को प्रत्येक ढेरी के कितनी बर्फी, बहुत ईजी है। यहाँ हम लोग नॉर्मल विधि से निकाल सकते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भी निकाल सकते हैं। ए का मान 420 करना, ए बराबर 420 और बी बराबर 130। चलो और निकाल करके बताओ एचसीएफ इसका, पीछे बताया ना एचसीएफ निकालना, निकाल करके बताओ तो बबुआ जल्दी। देखो हम इसलिए बार बार क्वेश्चनों को देते हैं बनाओ 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 ताकि तुम मेरे साथ इंगेज्ड हो जाओ, क्योंकि वो जमाना गया बैठ के खाली देख रहे सब बने ले जा रहा है, मास्टर सब बने ले जा रहा है। हम समझो कि ऑफलाइन में मारेंगे, निकाल के फोन से चटाक से मुँह तोड़ देंगे, समझा। तुम अभी बना के दिखाओ इसको, कुछ दिक्कत है तो बोलो, हम बता दिए तुमको पीछे ये चीज़ करने के लिए, और फिर हम काहे करेंगे। ऑनलाइन में यही दिक्कत है कि बुतरू को इंगेज नहीं हो रहा है, वो मतलब खाली अपने बताते जा रहे वो देखते जा रहा है, उसका दिमाग तो एकदम मतलब सड़ रहा है, दिमाग तो यूज नहीं कर रहा है, वो तो खाली देख रहा है बना रहा है। हम मार के नक्की तोड़ देंगे बड़ा हमारे सामने, तो मैं बोल रहा फ़ोन से निकाल के मारेंगे इतना कि तुम्हारा मुँह कान लाल हो जाएगा, समझ रहे हो। फ़ोन से नहीं निकले, इसलिए तुम जल्दी इसको बनाओ और बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा। हम पीछे बता दिए थे कैसे बनेगा, ये बताए थे नहीं बताए थे। अब देखो जब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं कोई भी दो संख्या का, मान लो ए और बी दो संख्या है और दोनों का हम लोग एचसीएफ या एलसीएम निकालते हैं, जो कि हम लोग गुणनखंड विधि से इसको सीखे भी थे निकालने के लिए, अभी आगे और बताएंगे भी। तो इस दोनों में एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है, जो दो संख्याओं का हम लोग एचसीएफ या एलसीएम निकालते हैं। कभी भी जो दो संख्या रहेगा उस दो संख्याओं का जब हम लोग गुणनफल करेंगे तो वो जो है वही दोनों संख्या का एलसीएम और एचसीएफ के गुना के बराबर होगा। ये बात समझ में आया कि कभी भी हम लोग जब दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे तो जो वो दोनों संख्या का एचसीएफ और एलसीएम होगा वो वही दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। समझ में आ रहा है बात? हाँ, सीखो, सुनो 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 कि जब भी हम लोग दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे तो वो दोनों संख्या का जो एचसीएफ और एलसीएम होगा वो वही दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल जो होगा, अरे यार कंफ्यूज काहे ला हो रहा है,
अभी आगे निकालेंगे, बताएंगे, गुना करेंगे, समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं बबुआ, बात यह है कि दो संख्या है, कितना संख्या है, दो संख्या, और वो दोनों संख्या का HCF LCM निकाले ना, और निकाल करके गुना किए ना, और वो दोनों संख्या को गुना किए ना, तो दोनों बराबर आ गया। बस यही बात। समझ आया? समझ आया कि नहीं आया? आ गया होगा समझ में, बिल्कुल आ गया होगा। यानी कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो LCM बने के बराबर है। इसी को हम लोग लिखेंगे A क्रॉस B, A और B दोनों संख्या है वो जो है LCM और HCF के बराबर। या फिर कभी उल्टी पूछ दे कि बताओ HCF बराबर क्या होगा, तो दो संख्याओं के गुणनफल में LCM इधर आ जाएगा, यानी कि HCF बराबर हो जाएगा दोनों संख्या का गुणनफल बटा LCM, पहली बात। या LCM बराबर हो जाएगा दोनों संख्या का गुणनफल बटा HCF, दूसरी बात। कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है HCF LCM का कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। यानी कि दो संख्या है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF LCM निकालेंगे, और अभी यहीं पे हम प्रूव करेंगे इस फॉर्मूला का। और बहुत ये मतलब कि तुम कहीं भी चल जाना, चाहे एग्जाम के लिए पढ़ेगा, कंपटीशन के लिए पढ़ेगा, पहले से भी पढ़ते आ रहा होगा, तो ये फॉर्मूला हर एक जगह पे यूज होगा ही होगा। इसलिए इसको प्रूव भी कर लेना है, और ध्यान में हमेशा रखना है कि अगर कोई दो संख्या है और उस दोनों संख्या का हम लोग LCM और HCF निकालते हैं, तो उस दोनों संख्या का LCM HCF का जब गुणनफल करेंगे तो वो दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, ऐसा होता है। यानी कि अगर हम लोग 96 और 404 का 2 से लगाएंगे तो कितना बनेगा, 2 जगह 8, 48 दूनी 96 नहीं होता है, 24 दूनी 48 नहीं होता है, 12 दूनी 24 नहीं होता है, 6 दूनी 12 नहीं होता है, 2 तिया 6 नहीं होता है, पता है, 404। 2 से लगाएंगे तो 202 दूनी 204 नहीं होगा, 2 से लगाएंगे 101 नहीं होगा। अब तुम अपना पावर बताओ, 101 कितना से लगेगा जो बताओ। अगर नहीं लगेगा कोई से, एक और स्वयं से लगेगा, तो हम लोग समझ जाएंगे भाषा क्या है। तुम अपना सर फोड़ लो, फोड़ लो, फोन फोड़ लो, पेन तोड़ लो, कॉपी फाड़ लो, लगवे नहीं करेगा ये किसी से, तो पता चलेगा ये तो एक अभाज्य संख्या है। ये एक से लगेगा और स्वयं से लगेगा। सर फोड़ो, चाहे फोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, दीवार में पटक लो, बेंच में पटक लो, लेकिन ये आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। तो एग्जाम में ऐसा ही परेशान करने के लिए कभी कभी जिसको नहीं जानकारी रहेगा पागल हो जाएगा, लगा रहा है, लग रहा है, अरे पगला हुआ है, अभाज्य संख्या लगेगा कहाँ से, तुम अब आगे बनाओ। 96 को हम लोग जब लिखे तो कैसे आया, 1 2 3 4 5 को 2 आया, 3 4, और जब हम लोग एक 3 भी था, जब हम लोग 404 को लिखे तो कैसे आया, 2 गुना 2 गुना 100, ऐसे आया, 101 आया ना, बिल्कुल आया। और HCF और LCM हम लोग कैसे निकालते थे, HCF LCM, तो HCF तो इजी है, कंफ्यूज LCM में होता है। HCF तो इजी है। ऐसा संख्या देखो जो दोनों में मिल रहा हो, ये दो मिल रहा है तो उसके बदले 1 2 लिखो, ये दो मिल रहा है उसके बदले 1, क्या उसके अलावा कोई और मिल रहा है, नहीं, तो वही दोनों हमारा HCF हो जाएगा। 2 गुना 2 4 हमारा HCF हो गया। और LCM क्या है, तो LCM है कि जो 2 मिल रहा है उसके बदले 1 लिखो, जो 2 मिल रहा है उसके बदले 1 लिखो, जो 2 मिल रहा है उसके बदले 1 लिखो, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखो। यानी कि ये दोनों 2 के बदले 1 2, ये दोनों 2 के बदले 1 2, फिर 1 2, 3 को 2 और है, डायरेक्ट गुना कर देते हैं, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 तिया के 24, और 101 भी है। ये हमारा है LCM और HCF का फंडा। यही सब चीज़ है कि एग्जाम में, अभी तो 10th में पढ़ रहे हो तो हम बताते हैं कंपटीशन की तैयारी में क्या होता है। अगर अभी कहीं नहीं कुछ कर पाइएगा तो कंपटीशन में जाके भिड़िएगा, तभी से हम बता देते हैं कि स्टूडेंट 10th में बहुत मज़ा आता है, मैथ खूब बनाता है, 12th में भी खूब बनाता है, इंटीग्रेशन करता है, डिफ्रेंशिएशन करता है एकदम कस के। लेकिन जब एग्ज़ाम देने जाता है, अभी तो तुमको फुल टू टाइम मिलता है कि ये क्वेश्चन में तुम आधा घंटा लगा, 4 घंटा लगा, लेकिन जब एग्ज़ाम देने जाता है तो ये क्वेश्चन उसको पता है, वो ऐसे करके बना भी सकता है, लेकिन वहाँ पे 1 मिनट में एक क्वेश्चन बनाना रहेगा, ऐसा ही समझ रहे हो ना, मतलब कि एकदम कम से कम समय में। तो हम अभी भी कहते हैं कि तुम
कुछ भी क्वेश्चन, चाहे तुम ट्रिगोमेट्री पढ़ रहा हो, चाहे तुम वास्तविक संख्या पढ़ रहा हो, चाहे 12th में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ रहा हो, मैथ बना रहा हो, तो मैथ का महारत तुम इसमें नहीं कहलाएगा कि तुमको आ रहा है, क्योंकि अभी जो समय है वो सबको मैथ आता है, किसको नहीं आता है, नहीं आएगा तो कैनोनिकल से जान ही जाएगा। लेकिन तुम्हारा महारत तब कहलाएगा जब तुम उस मैथ को कम से कम समय में और आराम से उसके सारे चीज़ों को समझ करके सही भी और शॉर्ट से भी बना लो, तब तुम कहलाएगा कि हाँ अच्छा खासा, और तब तुम्हारा कहीं ये कंपटीशन में पार लगने वाला है। नहीं तो अभी तुम एकदम अगरा अगरा के बनाओ 10 घंटा में, और जब तुमको समय नहीं मिलेगा तब पागल हो जाएगा और बनेगा भी नहीं, है ना। यानी कि इसको हम लोग क्या फटाक से मल्टीप्लाई, एक चीज़ होना चाहिए मैथ के स्टूडेंट को, कैलकुलेशन एकदम हार्ड होना चाहिए, तगड़ा, एकदम फटाक से गुना एकदम दिमाग में कर लिया, वो 2 दूनी 4 24 सब टाइम ही नहीं लगना चाहिए, समझ रहे हो ना। ध्यान से देखो, इतना तक समझ में आया यार। 24 से 101, ऐसा नहीं कि 24 कहाँ से आ गया, 101 कहाँ से आ गया, ये तो नहीं पूछेगा। यहाँ गुना किए 24 आया और नीचे 101 आया, फिर 2 दूनी के 4 करेंगे, 24 करेंगे, ये 101 को 4 से गुना करेंगे, तो 101 को जब 4 से गुना करेंगे तो 404 आ जाएगा, आएगा ना। और 24 को 404 से हम लोग गुना करते हैं, 404 को, ये 9 नहीं है, 404 है, ठीक है, 404 है और 24 है, तो 4 4 के 16 के 6 बचा कितना, 1 गुना होकर के 1 बचेगा, 4 4 के 16, 4 दूनी के 8 0, 4 दूनी के 8 0 है, 6 8 1 9, 6 8 1 9, 96 क्या आया, 96 96 ये है, ये हमारा आया LCM और ये हमारा आया HCF, ठीक है। और ये हमारा दोनों संख्या है। बहुत समय हम लगाए हैं, पता है, क्योंकि हमको समझाना, तुम मत समय लगाना। तो जब हम लोग इस चीज़ों को करेंगे तब हम लोग अभी अभी जो बोले थे उसको प्रूव करेंगे कि मान लो A है 96 और B है 404, कहेगा कि बड़का के मानिए, नहीं तो बस आ जाएंगे, कैफिन बोले थे बड़का के माने ले, और B है 96 और उसका HCF LCM ये रहा। तो क्या अभी हम जो बोले हैं कि A क्रॉस B, A गुने B जो है वो HCF गुने LCM के बराबर होगा, क्या ये बात सही बोले हैं हम? बिल्कुल सही बोले हैं। अभी प्रूव करो, A गुने B करो, यानी दोनों संख्या का रखो 404 गुने 96 करो बराबर LCM गुने HCF करो, यानी कि उसका HCF है 4 और गुने LCM है 96 करो 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 करो, तब समझ में आएगा कि ये इसके बराबर आ रहा है। 404 को 96 में गुना कीजिए, वो 38,700 कुछ आएगा, और ये भी उतना ही आएगा, गुना करके आप देख लीजिए, ठीक है, आ जाएगा। यानी कि ये बात सही है कि जब दो संख्या रहेगा और दोनों को गुना करेंगे तो वो दोनों के HCF गुने LCM के बराबर आएगा। इसी से घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछेगा, अगर HCF क्या है, LCM और दो संख्या है, तो हम लोग ऐसे फॉर्मूला को यूज करके बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे दे दिया ना, बहुत सारा दे दिया है। यहाँ पे देखिए कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है। बिल्कुल होता है, जैसे पीछे भी हम लोग जांच कर रहे थे ना, वैसे करेंगे। यानी कि यहाँ पे जो 26 दिया हुआ है और 91 दिया हुआ है, पहले तो अभाज्य गुणनखंडन करिए और HCF LCM निकालिए, फिर चेक भी कीजिए। 2 से लगाइए 13, 9 1 10, 13 7 91, यानी कि हम लोग 26 को लिखेंगे 2 गुने 13 और 91 को लिखेंगे 7 गुने 13। यानी कि जो HCF होगा वो जो मैच कर रहा है वो HCF होता है। HCF मतलब क्या, जो हम लोग अभाज्य गुणनखंडन किए तो उसमें मिल रहा है ना जी, 13 13 मिल रहा है ना, तो ये दोनों हमारा HCF हो गया। और LCM मतलब क्या, तो जो मिल रहा है उसके बदले 1 लिखेंगे, यानी 13 13 के बदले 1 13, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना पड़ेगा, यानी कि 7 गुने 2 यानी कि 14। तो इसको हम लोग जब गुना करेंगे 13 गुने 14 तो कितना आता है, 13 गुने 14 कीजिए तो आराम से कीजिए, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 13, यानी कि ऐसे कीजिए, 13 4 कितना होता है, 4 तिया 12 के 2 बचा 1, 4 का 4, 1 13 52, 13 एकम 13, डायरेक्ट भी कर सकते थे, 2 5 दिन 8 182। हाँ, यानी कि जो हम लोगों का 182 आया है LCM, 13 आया है वो HCF, और A का मान 91 है, B का मान 26 है।
तो जब हम लोग A क्रॉस B करेंगे तो वो जो है LCM गुने HCF के बराबर आएगा। A क्रॉस B कहने का मतलब हुआ जब आप 26 गुने 91 कीजिएगा तो वो 182 गुने 13 के बराबर। गुना कीजिए आप, दोनों आ जाएगा बराबर, प्रूव हो जाएगा। समझ में आया? और आप ये दोनों क्वेश्चन एकदम सेम ऐसा ही करके बना के दिखाइए, नहीं तो फोन से निकल के मारेंगे। सबसे पहली बात, जब भी आप कहीं पढ़ते हैं, पढ़ाई मतलब डिसिप्लिन, पढ़ाई मतलब डिसिप्लिन, कोई भी काम है मतलब डिसिप्लिन। कोई भी काम को अगर हम लोग डिसिप्लिन में करते हैं ना तो बहुत अच्छा रहता है। और सबसे योगदान तो इसी में है, पढ़ाई लिखाई में डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है। तो डिसिप्लिन ये होना चाहिए हमारे क्लास का कि आप सामने में एक कॉपी कलम लेकर के जरूर रखें और साथ में उसको बनाते चलें। तो इसको आप जरूर बना करके बताइए क्या आता है आंसर, और ये दोनों एकदम आंसर का कमेंट में फेंक के मारिएगा बनाने के बाद। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन कर गुणनखंड रूप में व्यक्त कीजिए। अब तुम्हारा काम है, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। हम क्या है, एक टाइप बना दिए इस वीडियो में, एक टाइप आपका तैयार हो गया कि आप वास्तविक संख्या के इस चीज़ को जान जाइएगा, और जितने भी इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो कर लीजिएगा, ठीक ठाक आप जान जाइएगा। उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर लीजिए, केसीसी ना बना लीजिए, कोई भी बुक है उसको गर्दा बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि यहाँ से हम लोग 140 ऐसे 2 70 2 35 5 3 8 3 5 7 35 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने ऐसे करके कर लेना है। इसको भी इसको भी इसको भी इसको कर लीजिएगा, बिल्कुल कर लीजिएगा, करना ही पड़ेगा, नहीं कैसे कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम में, अभाज्य गुणनखंडन करें और उसके गुणनफल के रूप में लिखे, या फिर पूछ देगा कि 140 के अभाज्य गुणनखंडन कीजिए तो बताइए 2 का घात कितने के रूप में है। तो 2 का घात कितना है इसमें जी, 2 के घात 2, यानी आंसर हमारा 2 हो जाता है। ऐसे ऐसे घुमा घुमा क्वेश्चन पूछता है, जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे ना एग्जाम के पर्पज से, तो उसमें करवाएंगे बहुत सारा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास। फॉर्मूला का यूज करना है हम लोगों को कि HCF 306 और 557 का जो है, ये दोनों संख्या का HCF 9 है, यानी HCF कितना दिया हुआ है 9, और A कितना है 657, B कितना है 306। तो कह रहा है कि LCM क्या हो। कुछ नहीं है, हम बताए थे कि LCM बराबर क्या होगा, तो LCM बराबर होगा A गुने B बटा HCF, या फिर A गुने B और HCF रहता तो HCF बराबर A गुने B बटा LCM। तो जो हम लोग LCM निकालना चाह रहे हैं वो 657 गुने 307 बटा 9 से निकल जाएगा। कोई दिक्कत होगा बताइए। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या कोई संख्या कटेगा। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 बचेगा 37, 9 से नहीं कटेगा। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 36, 9 42, 9 54, 9 63, 63, 2 बचेगा 9 63, ये कट जाएगा। देखो ये 9 7 63, 2 बचेगा और 9 तिया 27, 73 बार में, यानी कि LCM जो होगा वो हो जाएगा 73 गुने 307। गुना कर देना इसको सुंदर से और लिख लेना, मजा आ जाएगा। ऐसा ही कभी भी पूछेगा, यदि तो LCM पूछा था, HCF अगर पूछ देता तो क्या करेंगे, A गुने B बटा में LCM बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जो टाइप बता रहे हैं, सबसे पहले तो तुम अगर 10th में है, तुम्हारा जो लेवल है क्लास का भी, उस लेवल के अनुसार तुम्हारे अंदर जानकारी सब चीज़ का होना चाहिए। उसके अलावा अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, इस बार भी आए। और ये क्वेश्चन तो मतलब कि एक आध साल ही ऐसा होगा जब नहीं पूछता है, हमेशा पूछता है, हमेशा। बहुत इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते। इसका एक टाइप है कि ऐसे 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 करिए और ऐसे प्रूव कर दीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको खुद से लगा करके रखेंगे, और इसको अभी हम नहीं बताएंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवाएंगे उसमें बताएंगे। यानी कि आपको ये देखने के लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जब आप ये वीडियो देख लिए समझ गए, अब एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखिए, आइए उसमें इसको कीजिए, करेंगे हम, तो आपको मज़ा आएगा। अब यहाँ से हम लोग 2 चीज़ समझेंगे, बहुत आसान से, एकदम शॉर्ट समझेंगे, ज़्यादा माथा पे आपका नहीं करेंगे, दिमाग खराब नहीं करेंगे। कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित में परिमेय संख्याओं में दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। यानी कि कोई भी संख्या दिया हुआ है, उसको हम लोग ऐसे भागा देते हैं तो वो पॉइंट में आता है। 2 तरह का पॉइंट होता है, एक रुक जाता है, एक नहीं रुकता है ना। एक है जो फिक्सिंग रिपीट होता है कि ऐसे ऐसे,
तो जो रुक जाता है उसको शांत, जो नहीं रुकता उसको आसान कहते हैं हम लोग। उसी से क्वेश्चन हमेशा हर एक साल ऑब्जेक्टिव में भी रहता है कि बताइए कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, या निम्नलिखित में जो क्वेश्चन दिया गया है इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, ऐसे दे देता है। तो हम कहेंगे कुछ नहीं करना है तुमको, ऊपर कुछ भी रहे, ठीक है, नीचे आओ तुम। नीचे तुमको बताना है कि जो संख्या है उसका जब तुम अभाज्य गुणनखंडन करेगा तो वो या तो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m रूप के रहना चाहिए, या तो केवल 2 के पावर n रूप के रहना चाहिए, या तो केवल 5 के पावर m रूप के रहना चाहिए। निचला संख्या को जब तुम अभाज्य गुणनखंडन करेगा तो या तो ऐसा दिखना चाहिए पावर में, जैसे 2 के पावर 7, 5 के पावर 8, ऐसे ऊपर कुछ रहे चले 2 और 5 और नीचे हम खाली है। इसके अलावा कभी ऐसा हो कि इसमें कोई और संख्या आ जाए, इसमें कोई और आ जाए, इसमें कोई, तो कभी बोलना शांत नहीं अशांत हो। यानी कि इधर से स्टार्ट करते हैं, 17/8 है तो 17/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं ना यार, नहीं समझ में आ रहा है क्या? 8 2 चक 8 2 दूनी 1 2 3, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं? तो इस रूप में दिख गया, ये शांत होगा, ये शांत दशमलव होगा। कैसा होगा? शांत दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। लेकिन यहीं पे 2 के पावर 3 के साथ साथ 3 के पावर 1 भी दिख जाता तो ये शांत नहीं है। यानी सिर्फ आपको ये दिखना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी इसमें और ऐड हो जाए तो वो अशांत आवर्ती हो जाए। 2 के पावर n 5 के पावर n शांत, 2 के पावर सिर्फ 5 के पावर सिर्फ शांत। इसके अलावा अगर इसमें कोई दिख जाता है तो अशांत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 64/455 जो है 455 का अभाज्य गुणनखंडन हम लोग करेंगे तो 5 से पहले देख लेते हैं 3 से लगेगा, 5 5 10 7 14 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे 5 नमक 45 5 कम 5, 7 से लगाएंगे 13 7 91, यानी इसका अभाज्य गुणनखंडन क्या आ गया? 5 के पावर 1 गुने 7 गुने 13। ये जो है अशांत, शांत नहीं होगा। समझ में आया? इसको हम लोग करिए, आप लोग कीजिए। फिर ऐसी प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ने से आपको देने, इसको कीजिए। ये देखिए शांत है कि ना? बिल्कुल शांत है। पहले ये दे दिया 2 के पावर 3 5 के पावर 3 शांत है। 2 और 5 का पावर देखना चाहिए। इसको कीजिए आप, इसको कीजिए आप। अभाज्य गुणनखंडन बच्चा वाला चीज़ है यार, क्यों तुम अपना मानसिकता को छोटा करके रख रहे हो? बिहार बोर्ड के स्टूडेंट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बस यही होता है कि उसको चीज़ें इस तरह से मिलती है ना कि उसको लगता है कि हम यही बना लिए तो बड़का चीज़। वो अभाज्य गुणनखंडन 10वां पहुँच गया है, अभाज्य गुणनखंडन नहीं करें उसको भी दिक्कत हो रहा है, और उसको टीचर और बता रहा है कि तुम लो, तुमको बउआ लो, खाओ खाओ खाओ, लो कर देते हैं, लो 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 बउआ 3 बजे पानी। गधा। अब सेल्फ स्टडी का ज़माना है, समझा? तुम अगर खुद से चीज़ें नहीं कर रहा है तो बहुत बड़ा खाई में जा रहा है तुम, ठीक है? खाई में नहीं जाना है। ये सब छोटा छोटा चीज़ खुद ट्राई करो, खुद तुम करो। तुम्हारा हाथ पकड़ के हम नहीं करवाएंगे, ना ही तुम टीचर का देखो। कब देखना है? जब कहीं पे हम भटक गए हैं, रुक गए हैं, नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे होगा, तब देखना है। ऐसा नहीं देखना है, खुद से करना है। अभाज्य गुणनखंडन करेंगे ये सारे को। ये तो ऐसे दिख रहा है कि 2 के पावर 5 के पावर के साथ साथ एक और ये ऐड हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। लेकिन ये नहीं रहता तो शांत होता। उसके अलावा ये सारे क्वेश्चन बताना है तुमको, कमेंट में लिखना है ऐसे कि पहला शांत, दूसरा अशांत, ऐसे लिख करके बताओ। और आज इतना ही रहने दिए, और इसमें कुछ चीज़ें भी है बताने के लिए जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन के दौरान बताएंगे, जैसे कि वो सिद्ध करना हो अपरिमेय को, या फिर पॉइंट वाला जो रिपीटेड रहता है उसको बटा में यानी कि फ्रिक्शन यानी कि भिन्न में बदलना हो, फ्रैक्शन में फ्रिक्शन नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, फ्रैक्शन गलती से निकल जाता है कभी, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को हम अच्छा से भी बताने वाले हैं। और हमारा एक अभी फ़िलहाल बहुत ही ग्रो कर रहा चैनल उड़ गया, डिलीट हो गया, कोई बात नहीं है। अगर आप एक अच्छे खासे पढ़ने वाले व्यक्ति हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए हमको, और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा मिलते रहेगा। तो यहाँ तक हम लोग एक छोटा सा आपका नोट भी बन गया होगा, और एक छोटा सा यहाँ तक हम लोग माइंड मैप बन गया कि हाँ ऐसे ऐसे चीज़ें रहेगी, तो ऐसे ऐसे हम लोग करेंगे। उसके बाद इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी आप देख लीजिएगा जरूर हमारे इसी चैनल पे, तो बहुत अच्छा कर पाइएगा आप, गर्दा मचाइएगा। यानी कि यहाँ से हमारा ये सॉल्यूशन हुआ ख़त्म, रियल नंबर हुआ, और भी चीज़ें जो है वो हम आगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन में बता दें। और याद रखो कि खुद से जितना कर सकते हो करो यार, ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहो शिक्षक पे। खुद तुम टीचर बनो, करो खुद से, जो भी हम बताए हैं कि करो। नहीं होगा फिर हम बताएंगे, लेकिन खुद से करो, ऑफलाइन की तरह करो। ऑनलाइन में यही तो चीज़ है कि करते जा रहा है, देखते जा रहा है, रखे फड़ के छापले जा रहा है। छापे का तो नक्की तो हो जाएंगे मार के, छापना अपना नहीं है तुम, हैं एकदम नहीं छापना। खुद से खुद से खुद से खुद से खुद से बहुत मारेंगे, तो जहाँ छापे छापे
और खुद से नहीं होता है फिर तुम कमेंट करो, हम तो बोल रहे हैं हम ऑफलाइन की तरह पढ़ाते, तुम कमेंट करो एकदम मस्त, नंबर भी देते हैं तुमको 8298, पढ़े वाला बुच हुए तो ऐसे बकैती करके नंबर मत लेना मेरे साथ, 829861। कुछ भी क्वेश्चन हो नहीं बने ऑफलाइन की तरह तुम पूछो पढ़ो। अगर तुम्हारे पास फ़ोन है और तुम खाली रील देखता है तो इस चीज़ में तुम यूज़ करो, और नहीं तो इससे तुम फ़ोन में यूज़ मत करो, जहाँ पढ़ रहा है अच्छे से पढ़ो, ठीक है।